नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भविष्य रिवीजन के ऊपर। आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आज संपन्न हुए CET +2 लेवल एग्ज़ाम शिफ्ट सेकंड के अंदर जो इतिहास विषय से प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से देखिए ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका कोई प्रश्न यहाँ से आता है या इनके अगल बगल का कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत न हो। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न था, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ये प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों। वैसे तो दोनों शिफ्ट के अंदर जितने भी प्रश्न इतिहास के हैं सारे प्रश्न रिपीट हैं दोस्तों आज वाले पेपर के। तो काफ़ी इजी पेपर था। शायद ही आप में से ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जिसके आज के पेपर में इतिहास का कोई प्रश्न जो गलत हुआ हो। ये प्रश्न पीछे 5 फरवरी को ही CET लेवल 2 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता। यदि हम बात करें गणेश्वर सभ्यता की तो गणेश्वर सभ्यता जो दोस्तों सीकर के अंदर है, नीम का थाना तहसील के अंदर कांटली या कांतली नदी जो है उसके किनारे है। और खास बात ये दोस्तों कि इसकी खोज जो थी 1972 ईस्वी के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहयोग से की थी। ध्यान दीजिएगा। इसका उत्खनन जो था दोस्तों 1977 ईस्वी के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल श्री विजय कुमार ने उत्खनन किया था। खास बात यह कि गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। खास बात यह दोस्तों कि गणेश्वर सभ्यता के अंदर पाषाण काल से लेकर के ताम्र काल तक की वस्तुएं प्राप्त हुई, इस वजह से इसे पुरातत्व का पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 बार अभी प्रश्न पूछा गया कि गणेश्वर सभ्यता के भवनों के लिए पत्थर का प्रयोग करने के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों का प्रयोग नाम मात्र भी नहीं हुआ दोस्तों। खास बात यह भी है कि बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध भी गणेश्वर सभ्यता के अंदर बनाए हुए हमें खुदाई में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रिकस्तान को पराजित कर प्रतिहारों ने बीनवाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। रिकस्तान को पराजित कर प्रतिहारों ने बीनवाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया। ऑप्शन है गुहिलोतों, भाटियों, चौहानों और चावड़ाओं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, चावड़ाओं को पराजित करके बीनवाल के ऊपर गुर्जर प्रतिहारों ने अपना राज्य जो था वो स्थापित किया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नागभट्ट प्रथम ने 1730 ईस्वी के अंदर बीनवाल को चावड़ों से जीता था और बीनवाल को राजधानी बनाया था। दोस्तों बीनवाल शाखा जो गुर्जर प्रतिहारों की बीनवाल शाखा के संस्थापक जो था नागभट्ट प्रथम था। दोस्तों नागभट्ट प्रथम पर अभी CET एग्जाम जो हुए हैं उनमें खूब सारे प्रश्न जो दोस्तों पूछे गए, अच्छे से पढ़िए ताकि भविष्य में कोई नागभट्ट प्रथम से प्रश्न बन के तो आपका गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इजी प्रश्न है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की। दोस्तों इसका राइट आंसर है नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा जो दोस्तों नैनूराम शर्मा के द्वारा 1925 ईस्वी के अंदर बूंदी में हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना जो थी वो की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। काफ़ी इजी प्रश्न है। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया। गागरोन का युद्ध जो है वो गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। ध्यान दीजिएगा। यदि हम गागरोन युद्ध की बात करें तो 1519 ईस्वी में राणा सांगा व मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के बीच गागरोन का युद्ध झालावाड़ के अंदर हुआ था। दोस्तों इस युद्ध के अंदर सांगा विजयी हुआ था, महमूद खिलजी द्वितीय जो था वो हारा था और महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया गया सांगा के द्वारा। बाद में उसका कमरबंद और राज्य चिन्ह ताज वगैरह जो था वो राणा सांगा ने छीन लिया था। तो राणा सांगा ने 1519 ईस्वी के गागरोन के युद्ध के अंदर जो झालावाड़ के अंदर हुआ उसके अंदर मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति या आहड़ सभ्यता जो उसका एक नाम बनास संस्कृति भी है। दोस्तों ध्यान दीजिए। आहड़ में से खूब सारे प्रश्न जो अभी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। सुबह वाले प्रश्न के अंदर ये पूछा गया था कि कौन सा स्थान जो है आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था आबानेरी, आबानेरी नहीं था। आहड़ सभ्यता दोस्तों उदयपुर के अंदर है। ये सभ्यता आयर नदी के किनारे है और इसका नाम जो है ताम्रवटी नगरी भी इसे कहा जाता है। और 11वीं शताब्दी में इसका नाम जो था दोस्तों अघाटपुर था। वर्तमान में धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार पूछा गया धूलकोट किस सभ्यता का एक अन्य नाम है, तो आहड़ सभ्यता का एक नाम अन्य नाम जो धूलकोट है। ध्यान दीजिएगा। आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है, महासतियों का टिला भी कहा जाता है। बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता दोस्तों बनास संस्कृति जो थी ग्रामीण संस्कृति थी। दोस्तों देखिएगा सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था बनास संस्कृति जो है इसके ऊपर पूछा गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर
कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों आहड़ जो है लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आहड़ संस्कृति जो थी लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर दोस्तों देखिए। प्रश्न नंबर 6 जो है, प्रश्न नंबर 6 है और आज के इस पेपर का इतिहास का लास्ट प्रश्न 6 प्रश्न ये थे, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान पुनर्गठन आयोग जो है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, यदि हम एकीकरण के 7वें चरण की बात करें, राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों के अंदर हुआ था और 7वां चरण जो था 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। ध्यान दीजिए, राज्य पुनर्गठन आयोग या फैजल अली आयोग जो है उसकी सिफारिशों के आधार पर एकीकरण का 6ठा चरण जो राजस्थान संघ जो था उसके अंदर से हुई कि आबू और देलवाड़ा तहसीलों को मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया और खास बात यह है कि मंदसौर एमपी के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा भी जोड़ा गया था। और दोस्तों अपने राजस्थान के झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र जो था ये मध्य प्रदेश को दिया गया था। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग या यूं कह दीजिए राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही शुरू हुई कि आबू देलवाड़ा तहसील अजमेर मेरवाड़ा और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा जो था वो जोड़ा गया और झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र जो था मध्य प्रदेश को दिया गया। दोस्तों एकीकरण के संपन्न होने पर जब वर्तमान स्वरूप में राजस्थान आया, उस वर्तमान स्वरूप में यानी 1956 के अंदर जिलों की संख्या जो थी 26 थी दोस्तों। और इस समय 7वें चरण के अंदर मुख्यमंत्री जो था मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया और राजधानी जयपुर रखी गई थी। खास बात ये दोस्तों कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया था और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो बने श्री गुरुमुख निहाल सिंह बने थे दोस्तों। धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।